नमस्कार साथियों, और आपका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत की राजनीति में अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स को देखें तो रियल लाइफ की पॉलिटिक्स और रियल लाइफ की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर होता है। पिक्चरों में, सिनेमा में जिस तरीके से राजनीति दिखाई जाती है, जब आप उसको रियल लाइफ में उतारते हैं तो उतनी वो इजी नहीं होती। तमिलनाडु में जिस तरीके के सिनेरियो, जिस तरीके का वहां घटनाक्रम चल रहा है, उसको देख करके तो ये साफ साफ लगता है कि तमिलनाडु का, तमिल सिनेमा का वो सुपरस्टार जिसको फिल्मों में हम देखते हैं एक साथ 50-50, 100-100 गुंडों को, विलेन को एक तरह से तुरंत वो खत्म कर रहा है, मार रहा है, और फाइनली क्लाइमैक्स में हीरो जीत जाता है। बट तमिलनाडु की राजनीति में यहां पर वो हीरो, वो सुपरस्टार जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। 108 सीट लाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उससे दूर है। और ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आपके सामने 56 भोग से सजी हुई थाली रख दी जाए और आप उसको खा ना पाए। 4 मई को रिजल्ट आए 5 विधानसभा के चुनाव के, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, केरल, पौंडीचेरी और तमिलनाडु। यहां वेस्ट बंगाल में, असम में, केरल में और पौंडीचेरी में तो क्लियर कट हो गया है किसकी सरकार बननी है। बट तमिलनाडु में अभी भी सरकार बनाने में पेच फंसा हुआ है। तो विजय तलपति जो टीवीके के चीफ हैं, जो पहली बार जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकी, और क्या ताल ठोकी, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली ही बार में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी स्टैब्लिश्ड पार्टीज को इतना टफ कंपटीशन दे डाला। क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में ये जो दो पार्टीज हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, इनको चैलेंज करना, इनको हराना इतना आसान नहीं है। इवन बीजेपी भी नेशनल लेवल की पार्टी होकर के भी, जिसके पास मोदी जी जैसा चेहरा है, मोदी जी जैसा एक लीडर है, वो भी डीएमके और एआईएडीएमके को उतना टफ कंपटीशन नहीं दे पाती जितना अब की बार टीवीके ने दिया। और बड़ा सरप्राइजिंग रहा सबके लिए जब एग्जिट पोल आए और उसमें ये नतीजे निकल के आ रहे थे कि नहीं, टीवीके जो है वो सरकार बना सकती है। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार अभी 2 साल पहले की तो पार्टी है ये। विजय तलपति पॉलिटिक्स में हीरो होते 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 होते, फिल्मों में काम करते करते राजनीति में आ गए। साउथ इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। जयललिता भी इसकी एग्जाम्पल है, रजनीकांत हैं, कमल हसन है, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया है। जयललिता उसमें एक सक्सेसफुल रही, मुख्यमंत्री तक रही तमिलनाडु की। और अब उसी में विजय तलपति का भी नाम है। तो जिस तरीके से इन्होंने वहां की राजनीति को समझा और इलेक्शन में फाइट किया, वहां से इनकी विजय तो हो गई, जीत तो ये गए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। तो कहां पेच फंसा हुआ है? क्या गवर्नर जो है वो केंद्र के इशारे पे तो नहीं काम कर रहा? संविधान इस पे क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्या कहता है? क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? गवर्नर्स रूल लगेगा? फिर से इलेक्शन होंगे? क्या होंगे? आइए चलिए सब समझते हैं सब चीजों को। तो देखिए, तमिलनाडु में इस समय हंग असेंबली है ना। ये हंग असेंबली क्या होती है? त्रिशंकु संसद कहते हैं इसको, हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली या हंग विधानसभा। हंग असेंबली का मतलब होता है जब किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, तो इसको त्रिशंकु संसद कहा जाता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार ऋषि विश्वामित्र के पास एक व्यक्ति पहुंचा। उसने विश्वामित्र से कहा, भाई ऋषि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत शक्तिशाली थे, देवताओं को चैलेंज कर देते थे, देवताओं से डरते थे। तो विश्वामित्र से एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैं आपकी ताकत को जान जाऊंगा, मान जाऊंगा, अगर आप मुझे जीते जी स्वर्ग के दर्शन करा दीजिए। अब मैं जीते जी स्वर्ग जाना चाहता हूं, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद स्वर्ग देखा तो क्या देखा, जीते जी मुझे आप स्वर्ग दिखाइए, क्योंकि मरने के बाद तो सभी को चले जाना है। आप जीते जी मुझे स्वर्ग दिखाइए, और मेनका और रंभा और सारी अप्सराओं से जरा मैं मिलूं, देखूं। तो विश्वामित्र ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात तुम बता रहे हो यार, मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाऊंगा और तुमको सीधे मैं स्वर्ग पहुंचा दूंगा। चलो बैठो, आओ, अभी मैं देखो हवन करता हूं और सीधे तुमको यहीं से मैं पार्सल करता हूं स्वर्ग। अब विश्वामित्र लग गए।
हवन करने लग गए, यज्ञ करने लग गए, महातपस्वी थे। उस व्यक्ति को उन्होंने धीरे 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 स्वर्ग पहुंचाना शुरू किया जीते जी। ऊपर से इंद्र देवता देख लिए। अब जब इंद्र देवता देखे तो वो चौंक गए, कहे अरे भैया ये क्या हो रहा है, अगर कोई जीते जी स्वर्ग चला आएगा तो ये तो नेचर के, प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि मरने के बाद ऊपर आना होता है, जीते जी तो कोई आ ही नहीं सकता, ये तो गलत है, अनर्थ है। अब वहां से इंद्र देवता ने उसको प्रेस करना शुरू किया कि नहीं नहीं तुम जाओ, वापस जाओ, धरती लोक पे जाओ, नीचे जाओ। ऊपर से इंद्रदेव उसको प्रेस कर रहे हैं, इधर से विश्वामित्र उसको ऊपर भेज रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति था, सज्जन था, वो बीच में लटक गया, और वो बीच में लटक गया, ना इस पार ना उस पार। और तब से एक वर्ड फेमस हो गया, त्रिशंकु। तो त्रिशंकु पार्लियामेंट या त्रिशंकु असेंबली का मतलब होता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव लड़ा उसमें से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ, मतलब कोई अपने दम पे सरकार नहीं बना सकता। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है इलेक्शन में, एक डेमोक्रेसी में, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है हंग, हंग असेंबली। अब आप अगर ये देखें, ये चार्ट जो दिखाता है तमिलनाडु की विधानसभा का रिजल्ट, और तमिलनाडु के इस विधानसभा के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो टीवीके को 108 सीटें मिली हैं, 108। अच्छा, विजय जो हैं वो खुद 2 सीट से लड़े हैं, और 2 सीटों से लड़ने और दोनों सीटों पे जीत भी गए हैं। तो है क्या कि वो 2 सीट से विधायक नहीं हो सकते, उनको 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, और 1 सीट पे बाई इलेक्शन भी होगा फिर आगे चल करके। तो आप इसको 108 नहीं बल्कि 107 ही मानिए कि 107, ठीक है। टोटल 234 विधानसभा सीट है तमिलनाडु में, और सरकार बनाने के लिए 118 चाहिए। इसका मतलब है कि अभी उनके पास बहुमत नहीं है। तो ये देखिए, टीवीके है 108 सीटों के साथ, डीएमके को देख लीजिए 59 सीट मिली हैं, एआईडीएमके को 47 है, कांग्रेस को 5 है, और भारतीय जनता पार्टी को 1 है। बाकी सब छोटे मोटे दल हैं। मेजर पार्टीज की मैं बात आपको बता रहा हूं। इसका मतलब है इसमें से कोई भी दल अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकता। जब अकेले दम पे सरकार नहीं बन सकती तो इसी के लिए वर्ड यूज हो जाता है जिसको कहते हैं हंग पार्लियामेंट, त्रिशंकु संसद। अब ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट कैसे बनेगी भाई, राज्य का मुख्यमंत्री कोई कैसे बनेगा? क्योंकि बंगाल में या असम में तो क्लियर है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि उसके पास बहुमत है, अकेले दम पे उसने इतनी सीटें निकाल ली हैं कि वही सरकार बनाएगी, क्लियर कट मैंडेट है। बट यहां पर कोई क्लियर कट मैंडेट नहीं है। अब जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता, तब ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केस में हमारा संविधान गवर्नर को कहता है कि यू हैव टू डिसाइड whom to call to form the government। तो संविधान राज्यपाल से कहता है भैया ये तुम्हारा अब अधिकार है कि तुम देखो और तुम बुलाओ उस पार्टी को, उस व्यक्ति को जो सरकार बना सकता है। तो संविधान क्या कहता है ये देखिए। नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 को अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। इसका मतलब है कि हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा जिसके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा गवर्नर को एडवाइस देना। ओके, अब आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड एनी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर। संविधान ने कोई क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ है मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने का, एकदम कोई क्लियर कट प्रिंसिपल नहीं है, बट कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। नो, आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 of Indian Constitution provides that the governor shall appoint the chief minister। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। और गवर्नर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। हाउएवर,
ही और शी कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन एज द चीफ मिनिस्टर। वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। मुख्यमंत्री अपॉइंट गवर्नर ही करेगा। बट क्या गवर्नर किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे? नहीं, वो किसी को भी नहीं बना सकते। एज पर द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेचर इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला होता है या सबसे ज्यादा सीटें मिली होती हैं, जो लार्जेस्ट पार्टी है, उसी के लीडर को मुख्यमंत्री आप बनाएंगे, ये कहा गया है। अब इसका मतलब यह है कि यहां पर इसका मतलब यह हो गया कि भैया पिक्चर तो क्लियर है कि टीवीके के ही लीडर को आपको मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन टीवीके के पास बहुमत नहीं है। अभी उनके पास कुछ सीटें कम हैं, 8 सीट उन्हें और चाहिए। आप समझ रहे हैं? कुछ सीटें उनको और चाहिए, 118 आना है उनको, क्योंकि 118 चाहिए उन्हें मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए। अब यहां पर गवर्नर क्या करते हैं? गवर्नर को संविधान ने डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दे रखी हैं, विशेषाधिकार। तो इसीलिए जब मुख्यमंत्री, जब राज्य में आप देखेंगे तो गवर्नर अपने विवेकाधिकार पर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां गवर्नर ने परंपराओं का, ट्रेडिशंस का पालन नहीं किया। गवर्नर ने अपने विवेक से, अपने अधिकार से बुला लिया किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, क्योंकि गवर्नर जो है वो केंद्र के इशारे पर काम करने लग जाते हैं। तो केंद्र के कहने पर वो किसी को भी बुला लेंगे। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। मैं यहां से आपको फिर समझाता हूं। देखिए, टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, तो भाई अगर मॉरली अगर आप देखेंगे तो गवर्नर को सबसे पहले किसको बुलाना चाहिए? इन्हीं को बुलाना चाहिए, क्योंकि ही कैन प्रूफ द मेजॉरिटी इजिली। ओके, बट गवर्नर इनको बुला ही नहीं रहे, और ये जाके बार बार गवर्नर से मिल रहे हैं। तो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप हमारे पास मेजॉरिटी में सारे सपोर्टर्स की लिस्ट ले आइए, जो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये पहले आप मुझे बताइए, दिखाइए, तब हम आपको बुलाएंगे। तो गवर्नर अगर इनको बुलाएं 108 सीट पर, तो गवर्नर इनसे कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि आपको हम कुछ समय देते हैं, कुछ टाइम देते हैं, और आप 2-3 दिन का समय ले लीजिए और अपना विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दीजिए। बट जानते हैं आप, गवर्नर इनको भी बुला सकता है। गवर्नर जो है वो डीएमके को भी बुला सकता है, गवर्नर एआईएडीएमके को भी बुला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इनको क्यों बुलाएगा, इनकी तो 59 ही सीट है और इनकी 47 सीट है कम जरूर, लेकिन गवर्नर कहेगा ये मेरा विवेकाधिकार है, मैं जिसको बुलाऊं। मैं इनसे भी कह सकता हूं बहुमत सिद्ध करने के लिए, मैं इनसे भी कह सकता हूं बहुमत सिद्ध करने के लिए, और गवर्नर इनको ना बुलाए, यह भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर गवर्नर टीवीके को नहीं बुलाता है तो ये कहीं ना कहीं टीवीके के साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि भैया उसके पास 108 सीटें हैं, और 108 सीटों में 118 सीट लाने के लिए 10 ही सीट तो चाहिए। तो 10 सीट के लिए इनको उतना स्ट्रगल नहीं करना जितना स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा। बट गवर्नर कहेगा ये मेरा विवेकाधिकार है, मैं किसी को भी बुला सकता हूं। मुझे लगता है दैट दिस पार्टी कैन गिव अ स्टेबल गवर्नमेंट, सो आई कैन कॉल डीएमके ऑल्सो। बस यहीं पे मामला फिर फंस जाता है कि यार ये गवर्नर विवेकाधिकार के नाम पर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। इसीलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए, और बड़ा फेमस और लैंडमार्क केस एसआर बोमई का है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल सेट कर दिए गवर्नर के लिए कि जब हंग पार्लियामेंट होगी तो गवर्नर को क्या करना होगा, कैसे करना होगा। सरकारिया और पुंची आयोग बना सेंटर स्टेट रिलेशन पर, उसने भी गवर्नर के सामने कुछ प्रिंसिपल सेट कर दिए हैं कि अगर हंग की कंडीशन है तो गवर्नर किसको बुलाएंगे। तो देखिए, गवर्नर अगर हंग कंडीशन, अगर आप सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो गवर्नर को जब भी किसी राज्य में हंग पार्लियामेंट बन जाए तो किसको बुलाना चाहिए? तो सबसे पहले गवर्नर बुलाएगा प्री पोल अलायंस को। प्री पोल अलायंस का मतलब होता है इलेक्शन से पहले हुआ गठबंधन।
जैसे मान लीजिए इलेक्शन होने से पहले 4 पार्टियों ने आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत गए, या इनके पास कुछ सीटें शॉर्ट रह गई हैं चुनाव में, मतलब सरकार बनाने के लिए, तो गवर्नर इस पूरे ग्रुप को एक पार्टी मान लेगा। इसको आप एक पार्टी मान लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी, एंड यू कॉल इट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। क्योंकि संविधान कहता है गवर्नर से कि तुमको यह देखना है कि गवर्नमेंट बने, तुम्हें गवर्नमेंट बनानी नहीं है। तुम ये इंश्योर करो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टेट में इंप्लीमेंट हो, संविधान के तहत सरकार चले, और एक विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार का गठन हो पाए। यह काम गवर्नर का है, ना कि गवर्नर सरकार बनाने में लग जाए। तो गवर्नर को यह नहीं देखना है कि गवर्नर है सरकार बनवा रहे हैं और गवर्नर ही सरकार गिरवा रहे हैं। गवर्नर को देखना है कि कैसे सरकार बन पाएगी और कैसे सरकार एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे। तो इसी वजह से सरकारिया आयोग ने, पुंची आयोग ने कहा कि जब हंग पार्लियामेंट हो तो आप सबसे पहले प्री पोल अलायंस को बुलाइए, क्योंकि गवर्नर अपने विवेकाधिकार के नाम पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने लग गए। और अगर मान लीजिए प्री पोल अलायंस नहीं हुआ है या प्री पोल अलायंस मना कर देता है, कहता भाई हम नहीं सरकार बना सकते, हमारे पास बहुमत उतना नहीं आ पा रहा है, तब आप किसको बुलाएंगे? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएंगे। और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी फेल हो जाए तब आप पोस्ट पोल अलायंस को बुलाइए, कि चुनाव खत्म होने के बाद जो गठबंधन होगा, जैसे यहां न्यूज में आ रहा था कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में यह है कि चलो मिलकर के सरकार बनाए, टीवीके को रोके। तो अगर आज की टाइम में डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस और कई गठबंधन मिल करके अगर सरकार बना लेते हैं तो वो आप कहेंगे पोस्ट पोल अलायंस। लेकिन टीवीके को कांग्रेस समर्थन दे रही है तो जो कांग्रेस के 5 विधायक हैं, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो टीवीके को सपोर्ट करेंगे। बट अभी भी 118 नहीं है उनके पास, अभी भी उनको 10 चाहिए, 10 क्या बल्कि 11 चाहिए, क्योंकि विजय को अपनी एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो उनके पास अभी भी कुछ विधायकों की जरूरत है, वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे। और गवर्नर कह रहा है पहले आप उन सबको लेके आइए, तब हम आपको कॉल करेंगे, तब हम आपको मौका देंगे सरकार बनाने का। तो पहला हो गया प्री पोल, फिर है सिंगल लार्जेस्ट और फिर है पोस्ट पोल। अगर ये सब भी नहीं तब आउटसाइड सपोर्ट, कि मतलब सब लोग मिल करके किसी एक पार्टी को समर्थन दे दें और कह दे भैया ठीक है अब ये सरकार बनाएंगे। तो ये प्रिंसिपल, ये ट्रेडिशन गवर्नर को फॉलो करना होता है, जिससे कोई झगड़ा और कोई कॉन्फ्लिक्ट राज्य में ना रहे। बट फिर गवर्नर के पास विवेकाधिकार है। अब गवर्नर जो है वो प्री पोल अलायंस को ना बुला करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला ले। जैसे इस केस में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर डीएमके और एआईएडीएमके, उम्मीद आपको मैं एक हाइपोथेटिकल ही बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में प्री पोल अलायंस हुआ होता, दे वुड हैव गॉन फॉर प्री पोल अलायंस, ओके, और टीवीके अलग अपना चुनाव लड़ रहा है और इनके पास इतनी सीटें आ जाती कि ये सरकार बना सकते थे, लेकिन गवर्नर ने इनको नहीं बुलाया, टीवीके को बुला लिया क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो देखिए सजेस्ट क्या किया गया था सरकारिया की तरफ से, प्री पोल अलायंस को पहले बुलाओ फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाओ। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्लियर कट है ना कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, भाई प्री पोल अलायंस तो कोई हुआ ही नहीं है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो टीवीके है। तो एज पर द कमीशन रिपोर्ट गवर्नर को टीवीके को बुला लेना चाहिए कि आइए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। और वो तो विजय तो खुद जाके मिल रहे हैं गवर्नर से, 2-3 बार मिल चुके। और गवर्नर को टीवीके को कहना चाहिए विजय को कि ठीक है हम आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं और आप ऐसा करिए, आप समर्थन हासिल करिए और फ्लोर टेस्ट दीजिए विधानसभा में। फ्लोर टेस्ट देना होता है, बहुमत हासिल करके दिखाइए हमको फ्लोर टेस्ट, हम आपको टाइम दिए दे रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या, यहां विजय जाके मिल रहे हैं और गवर्नर कह रहे नहीं पहले आप हमको एश्योर करिए कि आपके पास समर्थन है।
तब हम आपको इनवाइट करेंगे टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अब मामला फंसा हुआ है। अब अगर टीवी के समर्थन हासिल नहीं कर पा रहा है तब क्या होगा? तो क्या गवर्नर किसी और को बुलाएंगे? अब ये देखने वाली बात होगी गवर्नर किसी और को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। और अगर नहीं बुलाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा को बहुत लंबे समय तक सस्पेंशन मोड में नहीं रखा जा सकता। तब वहां पर फिर बाई इलेक्शन, मतलब फिर से वहां री इलेक्शन हो सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, गवर्नर्स रूल लग जाएगा, और फिर इलेक्शन फिर से डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर इलेक्शन होंगे। और अगर इन सबसे बचना है तो गवर्नर को क्लियर कट टीवीके को बुला लेना चाहिए कि ठीक है, आपके पास 108 है, 10 सीटें आपको और जीतनी है, हम आपको मौका दिए दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी कहानी तमिलनाडु को लेकर के है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।